हेलो बच्चों, सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ 5 क्वेश्चंस की, बट ये वो 5 मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो रीनीट 2026 मैथ है, जिन्होंने हजारों बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। तो अगर आप 2027 के एस्पिरेंट हैं तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर देखने चाहिए। आज का चैलेंज सिंपल है कि आपको ये 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 करने हैं सॉल्व। इसके लिए वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आप 5 आउट ऑफ 5 कर लेते हैं तो ऑलरेडी आप एग्जाम लेवल पे प्रिपेयर्ड हैं। बट अगर आप नहीं कर पाते तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपके साथ हूँ और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और सिखाऊंगा कि एग्जाम में इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें इन क्वेश्चंस को मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और सभी बच्चे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो अभी किस क्लास में हैं। ठीक है ना, और फिर उन्होंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो बच्चा अभी 12th में है तो उसने 11th का ही मटेरियल पूरा पढ़ा है, तो वो 11th वाले क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाएगा, लेकिन 12th में कोई ज़रूरी नहीं कि 12th वाले क्वेश्चन वो सॉल्व कर पाए। तो कमेंट में अपनी क्लास ज़रूर बताएं और कितने क्वेश्चंस लाइक 3 आउट ऑफ 5 कर पाए हैं या 4 आउट ऑफ 5 कर पाए हैं, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हम कोड नंबर 70 की बात कर रहे हैं और वहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग मैच कर सकते हैं और आंसर भी मैच कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि +1 कूलम का चार्ज है, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक इनफाइनाइट सिमल टनल के थ्रू आया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो स्फीयर है इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अगर रो है, तो बताइए इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जिसकी डिस्टेंस 2r से 3r है, यहाँ तक आने के लिए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन ऑन द पॉइंट चार्ज। है ना, तो हमें पता है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो इसका मतलब माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब हम सबसे पहले ये देखें कि अगर हमें इनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखने के लिए मुझे इस स्फीयर का चार्ज पहले लिखना पड़ेगा, है ना और वो भी चार्ज डेंसिटी के टर्म में। तो अगर इस स्फीयर का चार्ज लिखना पड़ेगा तो देखिए, अगर इसका हम लोग लिखें रो, तो रो की वैल्यू कितनी होने वाली है, रो की वैल्यू होने वाली है, इस पे चार्ज मान लेते हैं क्यू है और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है। 4/3 पाई आर क्यूब है। तो इसका मतलब इसके क्यू की जो वैल्यू होने वाली है, इसके क्यू की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यू इनिशियल लिखूं तो इनिशियली वो ए पर है, तो आंसर होना चाहिए के इंटू कैपिटल क्यू, है ना, बाई आर। आर की वैल्यू है 2r, क्योंकि यहाँ पे तो 1 आ रहा है। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं हम, तो के इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बाई 2r। ये हो गया हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में ये वैल्यू 3r हो जाएगी, तो मैं सीधे लिख देता हूँ के इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो बाई में 3r। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे निकालना है वन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ वर्क कंजर्वेटिव इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या क्या चीज़ कॉमन है, सारी चीज़ें कॉमन है, बट यहाँ से हम लिख सकते हैं के इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये तो कॉमन आ गया। और इनिशियल में हमारे पास यहाँ पे बच्चों 1/2r है, या 1/2 ले लेते हैं, आर यहाँ बाहर ले लेते हैं और यहाँ से हम बेटा 1/3 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, अब ध्यान से देखो, अगर मैं k से काटूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कट जाएगा और नीचे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इस r से ये r कट के यहाँ पे स्क्वायर दे देगा, तो मेरे पास ध्यान से देखना ऊपर बचा है रो इंटू आर स्क्वायर और नीचे बचा है यहाँ का एलसीएम 6, तो 6×3 = 18 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब अपने आंसर को मैच करते हैं। हमारे पास आंसर में दिया हुआ है रो आर स्क्वायर एन एप्सिलॉन नॉट वेयर एन इज, तो यहाँ पे हमारे पास एन आ रहा है, तो एन कितना है 18, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा। ठीक है, तो देखा
कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। इसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों का सही हो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स हैं ए एंड बी जिनके पास करंट आई एंड 2 आई है। ठीक है, तो एक ए है एक बी है, करंट आई और 2 आई है, सेम डायरेक्शन में। द वायर ए हैज ए यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा एंड लाइज ऑन एन इंसुलेटेड फ्लोर। तो एक वायर है ए जिसको हमने मास, हमारा लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है, और इस ए के पास जो करंट है वो आई है। तो ठीक है, ए के पास करंट आई ले लेते हैं। अब एक बी है जो कि फिक्स्ड है किसी हाइट एच पे, तो ये बी वायर हो गई और ये किसी हाइट एच पे फिक्स है। ठीक है, और इसके पास करंट है बच्चों 2i। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एच सो दैट द वायर ए डज नॉट राइज फ्रॉम। अब हमें पता है इसमें दो कंसेप्ट लगेंगे। पहली चीज तो ये है कि जब भी दो पैरेलल वायर्स होती हैं बेटा, करंट कैरिंग वायर्स, है ना, तो उनके बीच में फोर्स लगता है और उस फोर्स की वैल्यू होती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये फोर्स किसी एक वायर की वजह से किसी दूसरे वायर के पर यूनिट लेंथ पे लगता है। तो एफ बाई एल की वैल्यू ये हो गई। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 2i वाला वायर इसको ऊपर खींच रहा होगा एक फोर्स से जो कि मैग्नेटिक फोर्स होगा, और नीचे इसका मास mg लगना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि ए ऊपर ना उठे, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है बच्चे, वो बैलेंस करना चाहिए mg को। वो बैलेंस किसको करना चाहिए, mg को। अब मैग्नेटिक फोर्स हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट I1 इंटू I2 अपॉन में 2 पाई h, इनके बीच की डिस्टेंस। और क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ होता है तो मुझे लेंथ ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू में मास ऑफ ए इंटू जी। अब हमें पता है कि मास ऑफ ए अपॉन एल ऑफ ए, ये तो हमें लेमडा दिया हुआ है, तो हमारे पास आंसर आ गया म्यू नॉट आई स्क्वायर इंटू में 2 से 2 काट दें बच्चों, नीचे बचेगा पाई इंटू एच, और ये बन जाएगा लेमडा इंटू जी। तो अब आसानी से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं एच। तो एच की वैल्यू आ जाएगी लेमडा इंटू जी इंटू में, हमें एच ही चाहिए ना, द मिनिमम मैग्नीट्यूड, यस। तो लेमडा इंटू में जी, अच्छा एच चाहिए ना, तो एच को ऊपर ले जाते हैं हम सीधे, लेमडा जी को नीचे ले आते हैं, तो सीधे आ गया हमारे पास एच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई लेमडा पाई इंटू जी। तो हमारे हिसाब से जो इसका आंसर हो जाना चाहिए म्यू नॉट आई स्क्वायर लेमडा पाई जी, ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन नंबर 44 भी सॉल्व कर लिया। हालांकि ये ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट यूज हो रहे थे। एक तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से फोर्स बैलेंसिंग पता होनी चाहिए, दूसरा मैग्नेटिज्म से आपको दो पैरेलल वायर्स के बीच का फोर्स भी पता होना चाहिए। जनरली जेई मेन ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, नीट सीधे क्वेश्चन पूछता है एक कंसेप्ट से, लेकिन कंसेप्ट को मिक्स करके पूछा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन टफ नहीं है बच्चों, लेकिन क्वेश्चंस की ऐसी प्रैक्टिस आपकी है कि नहीं है, उसी बात पे डिपेंड करता है कि पेपर में आप इसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे लिए, और पेपर का क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर ए फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर विद रेडियस आर। तो हम एक रेडियस आर का स्फीयर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक स्फीयर हो गया रेडियस आर का, जिसके पास कैपिटल क्यू चार्ज है। अब ये कह रहा है एक पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू का विद मास एम विच इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस 3r। तो इससे किसी डिस्टेंस 3r पे एक छोटा सा माइनस क्यू चार्ज जो है उसको रिलीज कर दिया गया है ना। व्हाट इज द व्हेन द पॉइंट चार्ज रीचेज द सरफेस ऑफ द स्फीयर इट स्पीड। तो जब ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक, अगेन देखिए फिर से दो कंसेप्ट को मिलाया गया है। कौन से दो कंसेप्ट, पहला चीज तो ये है बच्चों कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपने किसी फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, है ना। और जब ये इधर आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी,
अब होगा क्या इसमें, हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं किससे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, या हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है और यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई 3r डिस्टेंस है ना। और जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो इसको माइनस में ले लेते हैं, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो u फाइनल कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट पे यहाँ पर u फाइनल कितनी हो जाएगी, k q अगेन माइनस q और सरफेस पे आ गया है तो अब डिस्टेंस r बची है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों k2 हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो अब हमें पता है कि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2। तो अब हम लोग लिखते हैं k1 प्लस u1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस k इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई 3r, दिस इज इक्वल टू माइनस k क्यू क्यू बाई कैपिटल r और प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों को बच्चों v की वैल्यू निकालनी है ना। तो अब देखिए ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो k कैपिटल क्यू क्यू बाई आर, ये आके प्लस हो गया तो यहाँ से बचा है 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 एक सेकेंड रुकेंगे जरा, पेन थोड़ा सा अनरिस्पॉन्सिव हो गया। तो 1 माइनस 1/3 दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब k की वैल्यू खोल दीजिए तो यहाँ से आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इंटू 2/3 और नीचे बचा है r और यहाँ से 2 और आ जाएगा, नीचे आ जाएगा m, दिस इज इक्वल टू v और ये आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ से इस 4 से ये वाला 4 जाने वाला है तो हमारे पास वैल्यू आने वाली है कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन में 3 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। तो यही हमारा आंसर होने वाला है स्पीड का बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमने कितनी आसानी से ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यानी कि इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 25, इसको बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 और हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कंसीडर ए स्प्रिंग मास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन, द मास ऑफ द पार्टिकल इज m kg एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इज k, एट ए गिवन इंस्टेंट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज x मीटर एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्पीड की डिस्प्लेसमेंट के साथ या पोजीशन के साथ क्या रिलेशन होता है, आपको अगर याद हो तो वो रिलेशन होता है बच्चों v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो जब स्पीड v थी तो उसकी पोजीशन x थी। ठीक है, कह रहा है ऑन द एक्स वी प्लेन इफ द ग्राफ ऑफ v एज ए फंक्शन ऑफ x खींचा जाए तो एक सर्कल है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आगे बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसको अगर हम ध्यान से लिखें तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए ओमेगा का होल स्क्वायर। इसको कंपेयर करते हैं सर्कल की इक्वेशन से, तो सर्कल की इक्वेशन होगी बेटा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या चीज खटक रही है, यहाँ पे हमें खटक रही है कि ये पूरी इक्वेशन सर्कल तभी हो सकती है जब किसी तरीके से यहाँ का ओमेगा जो है वो इस एक्स के कंपोनेंट यानी कि 1 के बराबर हो जाए, ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो अगर ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर होना चाहिए तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाई एम। अगर इसका स्क्वायर 1 के बराबर होना चाहिए तो के की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए बेटे, एम के बराबर होनी चाहिए। तो अगेन बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है।
जबकि इसमें अगेन दो कंसेप्ट का यूज हो रहा है। जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि स्पीड और पोजीशन में क्या रिलेशन होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। और जिस बच्चे को सर्कल की इक्वेशन अच्छे से नहीं पता है और सर्कल की इक्वेशन में क्या वेरिएशन आ सकती हैं ये नहीं पता है, वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकता है बच्चों। इज इट ओके? तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 45। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, और ये था पेपर का क्वेश्चन नंबर 28। पेपर में इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 3 डायोड हैं, D1, D2 और D3, जबकि जो डायोड 2 है वो यहाँ पर ओपन ब्रांच में लगा हुआ है और एक बैटरी है नीचे 5 वोल्ट की। तो कह रहा है कि किस डायोड का जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन का, है ना, उसका सबसे कम होगा और सबसे ज़्यादा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है बेटा, यानी कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल होता है, यहाँ पे लो पोटेंशियल होता है, तो जो डिप्लीशन लेयर है वो डिक्रीज कर जाती है ना, और यानी कि ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन हो जाती है। और जब आपकी रिवर्स बायस की कंडीशन होती है, ये आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में भी, तो रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि जब आपका डायोड ऐसे कनेक्ट होता है कि हायर पोटेंशियल एन के साथ कनेक्ट है और लोअर पोटेंशियल पी के साथ कनेक्ट है, तब ये आपका रिवर्स बायस है और ये आपका फॉरवर्ड बायस है। तो यहाँ पर जो डी है वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन जब आपके डायोड के साथ कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ही नहीं है ना, तो आपका जो डायोड की डिप्लीशन रीजन है वो सेम रहने वाली है। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन फॉरवर्ड बायस में है कौन रिवर्स बायस में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो प्लस के साथ यहाँ पे ये एन है तो ये रिवर्स बायस है, यहाँ पर ओपन है ब्रांच तो ये न्यूट्रल है, और यहाँ पे देखिए तो प्लस के साथ ये लगा हुआ है P, तो ये फॉरवर्ड बायस है। तो D1 की जो डिप्लीशन है वो सबसे कम हो गई होगी, D2 की डिप्लीशन उससे ज़्यादा हो गई होगी, और D3 क्योंकि रिवर्स है उसकी डिप्लीशन विड्थ सबसे ज़्यादा रही होगी। तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे जनरली बच्चों को ये कंफ्यूजन रही होगी कि D2 और जो D1 है दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, तो दोनों की डिप्लीशन रीजन बराबर आने चाहिए। तो बच्चे आंसर ढूंढ रहे होंगे W3 बराबर W2, जो कि नहीं होगा, क्योंकि जब भी कंडीशन न्यूट्रल की होती है तो डिप्लीशन रीजन अपने उसी विड्थ में रहता है जो नेचुरली अकर होता है। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि अपने स्कोर जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, है ना। और अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मैं आपके बीच आता रहूं और आपको सिखाता रहूं। हैव अ ग्रेट डे बच्चों।